अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 1 का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। जी, बेसिकली वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ. इट इज़ मोस्ट abundant compound in all organisms. And the third one is like it varies from 865 to 89% in different organisms, and it may take part in chemical reactions. It's raw material for photosynthesis. Almost all of the chemical reactions takes place in water in the bone cells and 85% in the brain cells. And almost all of the chemical reactions takes place in the cell in the presence of water. So let's see about its categories or its properties. It has solvent properties. So there is another one that is heat capacity, and the third one is heat of vaporization. Fourth one is ionization of water, and the fifth one is protection. So we will discuss one by one all of these properties. Basically, we all know water is a polar body. Water is a polar body. What does polar body means? बेसिकली पोलर बॉडी ऐसी बॉडी है या ऐसा एक एलिमेंट या कंपाउंड जो कि पोल्स बनाता है. फॉर एग्जांपल एक पोल उसका पॉजिटिव होगा, सेकंड वन पोल इज नेगेटिव वन, सो पोल्स बन जाते हैं. ठीक है, ऐसी बॉडी जो पोल्स बनाए. फॉर एग्जांपल वाटर इज अ पोलर बॉडी, और पोलर बॉडी होने की वजह से ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है पोलर सब्सटेंसेस का. वाटर इज excellent solvent for polar bodies. Yes, so the next one is like ionic substances when dissolved in water dissociate into positive and negative ions. Ionic substances are like ionic substances. For example, H2O is a water molecule and NaCl is a ionic substance. When NaCl is dissolved in water molecule, it dissociates into the ions. Let me describe it like this is H2O. It will ionize into H positive and OH negative ion. OH negative ion. So there are two types of ions like H positive and OH negative. So when NaCl is dissolved into the water, it will dissociate into its ions. For example, Na positive plus Cl negative. Alright, so polar substances dissolve as an excellent solvent in the polar substances or ionic substances. Okay, अब यहाँ तक तो समझ आ गई कि पोलर बॉडीज़ जो हैं वो पोलर बॉडीज़ में ही सॉल्व होती हैं, और उसके अलावा आयोनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पानी के अंदर सॉल्व होते हैं. यहाँ तक ये वाला स्टेप हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि जब नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, ये लिख लेते हैं आयोनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व well in water and dissociates in ions, or for example positive ions, positive and negative ions. Okay, so let's talk about non-ionic. Non-ionic
non-ionic substances when dissolved into water dispersed into water. So जब ये नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी इसी वजह से है जैसे कि जो हैं आयंस नहीं होते आयन नॉन आयोनिक में, ठीक है, तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे पानी के अंदर। एंड जब वैसे ये कंडीशन डिफर करती है जब हम इसको टेम्परेचर देंगे, जब पानी गर्म होगा मे बी वो डिसॉल्व हो जाए, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ये डिस्पर्स हो जाएंगे। इन सॉल्यूशन और आयंस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एंड आर इन मोर फेवरेबल स्टेट्स टू रिएक्ट विद ईच अदर। सो ये प्रॉपर्टी इसी वजह से है कि सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं जो सेल्स में होते हैं जो वो एक्वस मीडियम में होते हैं, ये सिर्फ इस पानी की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो कि आयंस को आपस में डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन जो आयंस जो होते हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन जो नॉन आयोनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिसॉल्व नहीं करता, वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो एक बात इसी वजह से बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो टेक प्लेस करते हैं एक्वस मीडियम में। जी ठीक हो गया। आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब आपने देखा है सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे सेल है उसकी एक बाउंड्री होती है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये इसकी बाउंड्री है, इसमें ऑर्गेनेलीज हैं छोटे छोटे, ठीक है, आपने देखा है ये एनिमल सेल है फॉर एग्जांपल, तो उसकी एक बाउंड्री है। ये वॉल जो आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया जी। तो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी बाउंड्री, इसके अंदर एक्वस मीडियम जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, उसमें मेजर जो है वो वाटर होता है मेजर। अच्छा जी, अब आपने देखा कि ये बाउंड्री इसमें डिसॉल्व क्यों नहीं हो जाती इस जो है एक्वस मीडियम में। ये इसी वजह से नहीं होती क्योंकि नॉन आयोनिक या नॉन पोलर जो हैं वो सब्सटेंसेस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। जैसे कि फैट हो गया, ठीक है, फैट्स, लिपिड्स हो गई, प्रोटीन्स हो गई जी, ये सारी चीजें इस तरह की बहुत सारे और मिलके जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज नॉट डिसॉल्वेबल इनटू द एक्वस मीडियम विच इज प्रेजेंट एज इनसाइड ऑफ द सेल एज अ साइटोप्लाज्म। सो ये प्रॉपर्टीज हो गई एज अ सॉल्वेंट, के पानी जो है वो सॉल्वेंट होने की तरह कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो सॉल्व करता है अपने अंदर एज अ सॉल्वेंट, और कौन सी ऐसी सब्सटेंसेस हैं या नॉन पोलर या नॉन आयोनिक चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं जिनको वो अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता। अगर एक सेल की बॉडी जो है वो एक्वस मीडियम प्रोवाइड कर रही है वो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन इजीली प्लेस होते हैं जस्ट बिकॉज के ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। और इसकी बाउंड्री इसके अंदर डिसॉल्व क्यों नहीं होती सेल की, जो कि सेल मेम्ब्रेन है, वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि वो जिस चीज़ से बनी है वो है फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है, तो वो इन सारी चीज़ों की वजह से बनी है। डेट्स वाई ये नॉन पोलर हैं, यही रीज़न है कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, वो एज अ बाउंड्री एक्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो हमने देखा है कि वो केमिकल रिएक्शन जो है वो अच्छे तरीके से एक्वस मीडियम में जो है वो कैरी आउट हो सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, जो आयंस हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं, वो रिएक्शन टेक्स प्लेस इजीली हो सकता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास हीट कैपेसिटी की, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पानी की हीट कैपेसिटी क्या है, वो कैसे हीट अप होता है, अगर वो हीट होता है तो कितने कितने सेल्सियस होता है, अगर वो कितनी हीट प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं वो। अब यहाँ पर हमने डिस्कस करना है हीट कैपेसिटी। तो जो वाटर है, ठीक है, वाटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर,
तो वाटर की बहुत कम है हीट कैपेसिटी। इट मीन्स कि उसके अंदर बहुत ग्रेट एबिलिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन हीट एब्जॉर्ब करने, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी जो अपनी जो है वो टेम्परेचर है जो उसका, उसमें बहुत कम चेंज आता है। ये नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है, तो वो खुद ही बहुत हाई टेम्परेचर पे चला जाए, उसकी अपनी हीट बहुत हाई टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। असल में क्या होता है, वाटर हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट विद द मिनिमम ऑफ चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी बात कर लेते हैं हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हमने बात करनी है। वो क्या है, द नंबर ऑफ द कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इन 1। अब मैं इसको राइट डाउन करके आपको दिखा देती हूँ, ये एज आपने याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द नंबर ऑफ कैलोरीज, जी, कैलोरीज required to raise the temperature of 1 gram of water, जी, water from 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज 1। ये है हमारी इसकी हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन वाटर के लिए जो है, यानी कि कितनी कैलोरीज जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं टेम्परेचर राइज करने के लिए। 1 ग्राम, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, ये 1 ग्राम हमारे पास वाटर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब इसको मैं मजीद आसान लफ्जों में ऐसे समझा सकती हूँ कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर आपने राइज करना है 15 to 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पहले ऑलरेडी इसका टेम्परेचर अगर आप जो है थर्मामीटर से रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास फॉर एग्जांपल सपोज कर लें, ठीक है, आपके पास आता है इसका टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर के मुताबिक 32 सेल्सियस, ठीक है, मे बी 32 या 33, ये इतना टेम्परेचर है पानी का। अब आपने इसको 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कितनी हीट इसको दे रहे हैं, 1 ग्राम को जितनी हीट आपने 1 ग्राम का टेम्परेचर इतना राइज करने के लिए प्रोवाइड करनी है, वो उसकी 1.0 जो है वो वैल्यू होगी, ये होगी उसकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आपको मज़ीद समझ आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं कि ये दिस इज़ बिकॉज मच ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब देखें, ये जो है इतनी ज़्यादा आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, इतनी ज़्यादा कैलोरीज उसको प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत जो है लोअर अमाउंट में इंक्रीज करता है। ऐसी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं ना पानी को, तो उसके जो वाटर और OH के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, ये ब्रेक होता है, ठीक है। ये ब्रेक होने के बाद ये आयंस बन जाते हैं, ठीक है, OH और OH नेगेटिव। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने में आपको पता है ढेर सारी एनर्जी चाहिए होती है। तो असल में वो एनर्जी पहले इन बॉन्ड्स को तोड़ती है, फिर ये बॉन्ड दूर दूर जाते हैं, ये आयंस दूर दूर मूव करते हैं, और तब जो है पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। यहाँ तक कि अगर आप कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करते जाओगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सारे के सारे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका आयोनाइजेशन हो चुकी होगी, वो सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो चुके होंगे। ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे जो कि डिस्टेंस क्रिएट करेंगे एक दूसरे से। हाइड्रोजन से दूर भागेगा और OH नेगेटिव से दूर भागेगा, तो
पानी में बॉइलिंग पॉइंट तक आना शुरू हो जाएगा, यानी पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, यहाँ तक कि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो गैशियस फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, भाप जिसको हम बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होने के बाद वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ज़्यादा एनर्जी क्यों यूज़ होती है और जो है पानी का टेम्परेचर बहुत सुस्ती के साथ क्यों जो है वो इंक्रीज करता है। इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाना, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो समझा दिए हैं मैंने यहाँ पर। जो पानी है आपको पता है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिजम्स में जैसे स्वेटिंग होती है, आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो स्वेटिंग के बाद बाकी जो जिस्म है वो ठंडा हो जाता है। आप देखेंगे अगर एक पानी का जार है या एक पानी का जो सोर्स है, ठीक है, उसके में से अगर थोड़ा सा पानी एवेपोराइज हो गया है, ठीक है, तो बाकी का टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री नीचे चला जाएगा। समझ आ गई आपको कि यानी कि अगर पूरे टेम्परेचर, पूरे पानी का टेम्परेचर इतना आपने उसको दे दिया है कि वो वेपोराइज हो रहा है, तो अगर पानी जो है वो एक उसका मोल जो है वो पानी अगर वेपोराइज होता है तो बाकी का जो पानी होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। ये बिल्कुल सेम फिनोमेना जैसे स्वेटिंग में होता है, हमें पसीना आता है इंसानों को, ठीक है, तो हमारे बाकी जो बॉडी है वो रिलीफ फील करने लग जाती है, सेम इसी तरह होता है, ठीक है। और आपको पता है जो है ये पानी ना हो तो जो ये रेजिस्टेंस होती है ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इसकी वजह से यूज़ करनी पड़े, पानी की वजह से हमें जो है, जैसे आप देख लें एक आँख है, आई जो है, ठीक है, उसके अंदर हर वक्त जो है वो लिक्विड मौजूद होता है, वाटर जो है वो मौजूद होता है, वो इस रेजिस्टेंस को बचाता है, जो कि आईलिड जो है वो बार बार हम बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं तो उससे क्या होता है हमारी आंख डैमेज हो सकती है अगर उसमें लिक्विड नहीं होगा, तो ये रेजिस्टेंस से बचाता है ताकि प्रोटेक्शन दे सके। इसके नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट आ जाता है वो है जी आपकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो देख लेते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वाला पॉइंट है वो है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब मैं सबसे पहले आपको इस वेपोराइजेशन का मतलब बता देती हूँ जी। वेपोराइजेशन मीन्स वेपर्स में कन्वर्ट होना किसी भी लिक्विड का, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, ठीक है। वो लिक्विड वाटर है, यहाँ पर हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, डेट्स वाई हम वाटर को ही यहाँ पर कंसर्न रखेंगे। वाटर बेसिकली एब्जॉर्ब मच हीट एज इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं कि पानी को अपनी जो उसका वो बेसिक जो है स्ट्रक्चर या फिर फिजिकल जो उसकी अपीयरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, अगर वो लिक्विड से गैशियस फॉर्म में है, उसको अपनी स्टेट चेंज करवानी है अगर हमने, तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें अगर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड से हमने इसको लिक्विड में लेके जाना है, ठीक है, और लिक्विड से हमने इसको गैस में या फिर जिसको हम बोलते हैं वेपर्स जी। तो ये इसकी 3 स्टेट्स हैं पानी की। अगर हम किसी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ पानी को ले जाना चाह रहे हैं तो हमें ढेर सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये क्या है, इज एक्सप्रेस्ड इन कैलोरीज। कैलोरीज बेसिकली एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड। स्पेसिफिक हीट की अब बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट वो है एज हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसको बोलते हैं हम, वो पानी की जो है वो 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम है। 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को इतनी 574 किलो कैलोरीज ऑफ जो है वो हीट चाहिए, तब जो है वो लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो ये ढेर सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कोई थोड़ी एनर्जी नहीं है। विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम कूलिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि प्लांट्स में जो कूलिंग इफेक्ट है वो बेसिकली इसी तरह दिया जाता है।
जब पानी जो है वो ट्रांसपायर्ड हो जाता है। यहाँ मतलब जैसे समझ लें जानवरों की अगर हम बात करें, एनिमल्स की बात करें, वहाँ पे स्वेटिंग होती है, परस्पायर्ड होते हैं, ठीक है। तो पानी जैसे स्वेट कर जाता है तो वहाँ पीछे जो है वो कूलिंग इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। एवेपोरेशन बेसिकली जो है वो 2 मिलीलीटर अगर होती है, अगर 1 लीटर पानी की 2 मिलीलीटर एवेपोरेशन होती है, ठीक है। तो जो पीछे बाकी पानी होगा उसमें 998 मिलीलीटर में जो है वो 8 डिग्री जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसमें मैं आपको मज़ीद समझा देती हूँ। ये देखें, अगर एक जार पड़ा हुआ है, इसमें लिक्विड जो है उसका टेम्परेचर उन्होंने बताया है, फॉर एग्जांपल ये कितना है 1 लीटर जो है वो पानी है। तो 1 लीटर पानी में अगर जस्ट 2 ml 1 and 2 जस्ट 2 ml वाटर अगर जो है वो एवेपोरेट कर जाता है, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी का जो पानी होगा यानी 998 ml वाटर जो होगा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ड्रॉप कर जाएगा, यानी 1 डिग्री वो ठंडा हो जाएगा मज़ीद। अगर पहले उसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 100 था तो अब वो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वाटर की वो है जी आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो वो देख लेते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में क्या देखना है कि आयंस कैसे बनते हैं, ठीक है। अब साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आयंस का कैसे आयंस बनते हैं और आयंस क्या रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन, ये वैसे ना बेसिकली केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ये ज़रूरी नहीं कि बायो में पढ़ रहे हैं तो बायो का, ये इसमें हम केमिस्ट्री के तौर पे भी इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। आयंस बनते भी हैं, जुड़ते भी हैं, बनते भी हैं, जुड़ते भी हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आयंस ही, अगर आयंस की फॉर्म में वो बन गया है तो आयंस ही रहेंगे, नहीं, वो आयंस दोबारा से जुड़ के मॉलिक्यूल दोबारा बना देते हैं। तो ये तब तक होता रहता है जब तक क्या है जो है स्टेबिलिटी काज नहीं हो जाती जी। ये एक स्टेबल रिएक्शन है। अब आपको पता है ये रिवर्सिबल है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। 25 डिग्री पे कंसंट्रेशन हो तो जो हाइड्रोजन है, जो OH नेगेटिव आयंस हैं, वो प्योर वाटर में तकरीबन 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर में इतने मोल्स ऑफ आयंस जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये आयंस की जो है इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन प्लेस होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई आयोनाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रोटेक्शन का टॉपिक। इसको तो हम बगैर पढ़े भी हम देख ही सकते हैं कि पानी जो है हमें पता है एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ होता है, प्रोटेक्शन के तौर पर प्रोटेक्शन करता है। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि डैमेज से भी हमें बचाता है। किस तरह, अगर फ्रिक्शन है, मैंने पहले अभी आपको एग्जांपल दी है पिछले टॉपिक में कि अगर एक आई है उसके बहुत नाजुक पार्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लिक्विड नहीं होगा तो आई लिड जो बार बार ओपन और क्लोज करते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है आई को। सिर्फ और सिर्फ वो वहाँ पे मौजूद लिक्विड की वजह से सेफ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ये फ्लूइड कुशन के तौर पे काम करता है ऑर्गन्स में, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमें किसी भी ट्रॉमा से, ठीक है। हर सेल के अंदर आपको पता है, मैंने भी बताया आपको, 65 to 89% जो है वो पानी मौजूद होता है, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है, कहीं पे वो हेल्प कर रहा है एज एन जो है केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहे हैं उसके अंदर, कहीं पर वो जो है एज अ सॉल्वेंट रोल प्ले कर रहा है, कहीं पर वो एज अ प्रोटेक्शन रोल प्ले कर रहा है। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है, अगली वीडियो का जो टॉपिक है हमारे पास है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। मैं आपको अभी बता देती हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो अगली वीडियो का इंतज़ार रहे। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को देखना है तो मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। हर आने वाली नई वीडियो को आपको अगर सबसे पहले देखना है तो बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।